नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्त राम दलाल। इस समय हम सिराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग से लगते पखरेर पंचायत के देजी गांव में मौजूद हैं। ये वही देजी गांव है जहां पर 30 जून की उस काली रात ने 11 लोगों को बाढ़ के आवेश में बहा दिया था और 11 लोग, जो सारे लोग इस गांव के 11 लोग बह गए थे, उनमें से 11 के 11 लोगों का अभी भी कोई अता पता नहीं है। तमाम सारी एनडीआरएफ की टीमें जुटी थी ढूंढने में। तमाम एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, लोकल रेजिडेंट की बात की जाए, सब लोगों ने प्रयास किए कि उस 30 जून की रात जो इस गांव के 8-10 रिहायशी मकान बह गए थे और उन मकानों में मौजूद 11 लोग बह गए थे, उन 11 लोगों का अभी भी कोई अता पता नहीं है। क्योंकि अब उस 30 जून की रात को करीब 11 दिन बीत चुके हैं और जो लोगों की उम्मीद है वह टूटने लगी है। परिवार के तमाम सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं और इस समय हम जिस जगह पर खड़े हैं, ये कोई खड्ड या कोई नाला या कोई ऐसे मत समझिए आपकी ये बड़ी बड़ी आपको चट्टानें दिख रही होंगी। हम यहाँ से लाइव इसलिए कर रहे हैं कि जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर रिहायशी मकान हुआ करते थे। मुकेश, जिनसे हम बातचीत भी करेंगे, मुकेश के परिवार के 5 सदस्य मकान के साथ उस बाढ़ में बह गए थे। क्योंकि मुकेश का जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर घर हुआ करता था, जो आपको देखिए ये बड़ी बड़ी चट्टानें दिखाई दे रही हैं। इन चट्टानों की जगह पर रिहायशी मकान हुआ करते थे। मुकेश का घर था या दूसरे तमाम लोगों के घर थे। मुकेश का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुकेश उस दिन थुनाग में मौजूद थे, गाड़ी चलाते थे और रात को वे थुनाग में रुक गए थे। ये पूरा रास्ता बंद हो गया था। रात 10 बजे बारिश शुरू हुई थी और 11 बजे के आसपास ये सूचना कि मुकेश का परिवार पूरे मकान के साथ बास्ट आउट हो गया था, बह गया था। और उसमें मुकेश के मम्मी, मुकेश के पापा, मुकेश की धर्मपत्नी, मुकेश की 3 साल की बेटी और मुकेश का 8 साल का बेटा उस प्रलयकारी बाढ़ में बह गए थे। और कलेजा फट जाता है ऐसी बातें सोचकर, ऐसा जिक्र सुनकर। क्योंकि जब हम मुकेश के परिवार के दूसरे रिश्तेदारों से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि 1 तारीख यानी कि 1 जुलाई की सुबह जब ये यहाँ पर मुकेश का घर हुआ करता था, आंगन हुआ करता था इस पूरी जगह में, वहाँ पर 1 जुलाई की सुबह को इन चट्टानों में मुकेश के 2 बच्चों को तलाशा जा रहा था, मुकेश की पत्नी को तलाशा जा रहा था, मुकेश के मम्मी पापा को तलाशा जा रहा था। लोकल लोग प्रयास कर रहे थे कि क्या पता परिवार यहाँ दबा होगा, उस चट्टान के नीचे दबा होगा। आप निचली तरफ भी देखने की कोशिश कीजिए, नीचे भी चट्टानें ही चट्टानें हैं। और इन चट्टानों में एनडीआरएफ की टीम्स ने भी ढूंढने का प्रयास किया था। और आप उस तबाही का मंजर, उस काली रात का आप कितनी भयावह होगी, कितनी भयानक होगी, अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर रिहायशी मकान हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पर विशालकाय चट्टानें हैं, ऊंचे ऊंचे यहाँ पर पूरी तरह से ये कह सकते हैं हम कि ये खतरनाक ऐसे नदी नाले बन गए हैं जो कि भविष्य में भी हमें डराएंगे। तो जहाँ अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर मुकेश कुमार जी का मकान था। ये मुकेश कुमार के बड़े भाई हैं। इनकी फैमिली तो ऊपर रहती है, लेकिन जो छोटे भाई हैं ये मुकेश कुमार हैं। यहीं पर जहाँ भी हम खड़े हैं, यहीं पर इनका मकान था। और 5 जो सदस्य है परिवार के, इनकी मम्मी, पापा, 2 बच्चे इनके और जो इनकी वाइफ है, सब यहीं से जो है वो बह गए हैं। आज 10 दिन हो गए हैं, लेकिन ना बच्चे मिल पाए हैं और ना ही जो है वो इनकी जो वाइफ है और जो माता पिता है वो मिल पाए हैं। किस दर से ये गुजर रहे हैं, हमारे पास इसके लिए शब्द नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि उनकी पुण्य आत्मा को शांति मिले और सरकार मुकेश कुमार की जो है वो मदद करें। जहाँ पर हम बैठे हैं यही आपका घर हुआ करता था? 5 परिवार, 5 लोग थे? हाँ जी। और कौन कौन थे परिवार के 5 लोग? मम्मी, एक पापा, एक मिसेज, एक बेटा, एक बेटी। अच्छा, तो कितने बजे वो बारिश शुरू हुई और कैसे पता चला ये खतरनाक बारिश हो सकती है? उस दिन शायद आप घर पे नहीं थे, आपको कब सूचना मिली? सुबह 10 बजे से बारिश शुरू हुई रात को। अच्छा, शाम के 11 बजे के बाद ये हादसा हुआ इधर। 11 बजे के आसपास? 11 बजे के आसपास। और बारिश शुरू हुई थी? ये बारिश शुरू 10 बजे हुई। 10 बजे? अच्छा, मतलब 1 घंटे में ही बाढ़ आ गई थी? 1 घंटे में ही बाढ़ आ गई। तो आप कब थे जब ये हादसा हुआ? तो आप उस समय कहाँ थे? मैं तो थुनाग में था। थुनाग में? आपको पता चल गया यहाँ नुकसान हुआ कि नहीं थी सूचना? नहीं। आपको पहली सूचना कब मिली?
दूसरे दिन सुबह 10 बजे लगा पता। अच्छा, क्या टेलीफोन आया आपको, कैसे सूचना मिली? घर आ रहा था पैदल, अच्छा, बाकी सिग्नल तो था नहीं इधर, ठीक है। रास्ता सारा टूट गया था? टूट गया था सारा रास्ता। अच्छा, तो आपको कहाँ कर पता चला कि आपका घर भी डैमेज हो गया है? यहीं पहुंच के पता चला। अच्छा, यहाँ पर कहाँ जैसे आपका घर हुआ करता था? इधर सामने ही था घर। यहाँ पे घर था आपका? हाँ जी, हाँ जी, जहाँ पे हम बैठे हैं यहाँ क्या था? कमरा था यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी। जहाँ पे हम बैठे हैं ये वाली साइड आंगन था इधर। अच्छा, यहाँ आंगन था। हाँ जी। ठीक है। तो जब आपको पता चला कि मेरा यहाँ पे घर ही नहीं है, तो फिर आप यहाँ तक पहुँचे कैसे? क्योंकि आज हमें भी आना पड़ा, तो सारा रास्ता ये टूटा हुआ है। हम भी काफ़ी पैदल चल कर आए हैं। तो आपको थुनाग से यहाँ पहुँचने में कितना वक्त लग गया था उस दिन? तकरीबन 3 घंटे। 3 घंटे लगे थे। हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके बाद जब उन्हें तलाशने का प्रयास किया गया तो कितने एफर्ट्स किए, और अब आपको क्या उम्मीद है कि क्या कहीं रेस्क्यू हो पाएगा, कहीं मिल पाएंगे, या क्या लगता है अब आपको? जितनी आपने कोशिशें प्रयास की हैं, एनडीआरएफ की टीम है यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर था, जितने भी प्रयास हुए हैं, अब आपकी क्या उम्मीद है आगे? मुश्किल ही है ना, उनका मुश्किल है अब? मुश्किल ही है अब। सरकार से क्या अभी तक सपोर्ट मिली है, क्या मदद मिली है गवर्नमेंट से? सरकार से हर चीज़ मिल चुकी है, थोड़ी बहुत जो भी मिले, थोड़ा बहुत सब कुछ मिल चुका है। कौन लोग आपसे मिलने आए हैं जो अभी आपके इस सुख दुख में शामिल होने के लिए आए हैं? सुख दुख में जयराम ठाकुर साहब आए हैं, फिर सुक्खू साहब आए हैं, बाकी और टीमें भी आई थी थोड़ी। अच्छा, मुकेश जी, अभी आपको क्या मतलब यहाँ पर क्या जो मेन ज़रूरतें हैं वो हैं? जैसे सड़क है, रोड कनेक्टिविटी है, बिजली है, पानी है, या आप जब घर बनाएंगे तो आपका यहाँ पर घर था, लेकिन ये तो घर अब हम जो देख रहे हैं कि ये बड़ी बड़ी चट्टानें, जितना घर होता है उससे बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, तो इस पे तो घर बनने से रहा। अब आपके पास क्या कोई और ज़मीन है, या कहाँ घर बनाएंगे? अब क्या आगे का सोचा है आपने? ज़मीन है ज़मीन? हाँ जी। कहाँ पर बनाएंगे घर? अब ऊपर लाम में बनाएंगे, तो पुराना घर है वहाँ पे, वहाँ रहते हैं, भाइयों के साथ रहता हूँ मैं, वहाँ पे बनाएंगे घर अब। अच्छा, आपके भाई और कौन है? ये भाई है इधर। अच्छा, चलिए थोड़ा सा इनसे भी बात करते हैं। देजी गांव के वीरभद्र हैं, और वीरभद्र उस दिन यहाँ पर घर पे मौजूद नहीं थे, ये शिकारी देवी में थे, लेकिन जो प्रलय हुई, जो विनाशकारी प्रलय हुई, इसी जगह पर इनका घर था। और इनके घर के 5 लोग, जिसमें पहले हमने मुकेश से बातचीत की, बताया कि किस तरह से मुकेश के परिवार के सारे लोग उस बाढ़ में बहकर चले गए थे। वीरभद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ उस रात को हुआ, और कितना बड़ा लॉस इस पूरी वैली में है इस समय? इसमें पूरी जो खैर पंचायत है सारा खत्म ही समझ लो, मान के पूरा खैर पंचायत लॉस में है इस टाइम। हर जगह बाढ़ आई है, बहुत मकान चले गए, चलो हमारा तो चले गया, औरों के भी, हमारे भाई बहनों का बहुत नुकसान हुआ इधर। यहाँ जो जान का नुकसान हुआ, जो लोग बहे हैं, वो कितने लोग बहे इस पूरे पंचायत में? इसमें हमारी जो ससेर पंचायत में 6 लोग गए, 6 की जाने गई। 4 यहाँ अदर यहाँ रहते थे, यहाँ उनका क्वार्टर रहता था, क्वार्टर में रहते थे, 4 वहाँ से चले गए। आपके 11 लोग सारे गए। आपके परिवार के कितने लोग? 5। हमारे परिवार से 5 गए, एक मम्मी, एक पापा, एक भाई जी की मिसेज, एक बेटी, एक बेटा, 5 परिवार। अभी आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? अभी हम एक छोटा ब्रदर है, एक मैं है, मेरा परिवार है, मेरे छोटे का परिवार है, एक हमारे माता जी, एक और है। तो अब कहाँ घर बनाएंगे आप? और सरकार से क्या जो 7 लाख सरकार ने बोला कि मकान बनाने के लिए देंगे, क्या वो पर्याप्त है? बन पाएगा? ज़मीन है, नहीं है? कैसे आगे कैसे बढ़ेंगे अब? अभी तो मुश्किल है, चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़ है, मतलब जगह ज़मीन में बुरी तरह खंडन है। अभी तो कोई पता नहीं कहाँ बनाना कहाँ नहीं है। और आर्थिक मदद मिल रही है, सरकार की तरफ मिल रही है, रिश्तेदारों की तरफ मिल रही है, पूरी पखरैर पंचायत से मदद कर रहे हैं, पूरा जो जितना हमारा पखरैर पंचायत है सारी मदद कर रहे हैं। अभी आप सरकार से तुरंत क्या बड़ी मदद चाह रहे हैं? जब हमारे पखरैर पंचायत से मदद यही है कि हमारा जो बिजली है, पानी है, सड़क है, सबसे पहले है सड़क का मुद्दा, कि हमारे गांव में सड़क पहुंच जाए, ये मुद्दा सबसे अभी तो रास्ता भी नहीं है यहाँ पे चलने के लिए तो बच्चों, सबसे पहले बच्चों के लिए हमारा जो स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, उनके लिए स्कूल नहीं है अभी, वो भी खंडन है हो गया। सबसे पहले ये 2-3 समस्या है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है पखरैर पंचायत के लिए।
बाकी तो चलो जो हो गया वो तो हो गया। आप कहाँ थे जब ये हादसा हुआ? मैं शिकारी माता में था ऊपर। अच्छा, तो परिवार के लोग आपका अपना परिवार कहाँ था, आपके भाई बच्चे? वो पुराने मकान में रहते थे हम। अच्छा, दो भाई हम पुराने मकान में रहते थे, एक भाई यहाँ जो नए मकान में रहते थे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस वीरभद्र जी इस बड़ी त्रासदी की वजह क्या है? क्योंकि बड़े लोगों ने हमें कहा कि 70 साल 80 साल 100 साल तक ऐसी विनाशकारी बारिश नहीं हुई, फिर कुछ घंटों में कैसे ये पूरी सिराज घाटी तहस नहस हो गई? इतनी प्रलयकारी बारिश कैसे हुई उस एक रात में? ये तो कोई पता नहीं, जब बारिश ऐसा हुई कि 3-4 घंटे ऐसी बारिश चली कि उसका कोई पता नहीं चला कि कैसा हुआ कैसे नहीं। बड़े बड़े पहाड़ टूट गए पीछे से और सारा बह गया। मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं देजी गांव का हूँ, साथ में मेरा गांव पड़ता है। तो इधर बाढ़ आई कि पूरे पहाड़ टूट गए, शिकारी माता की धार आ गई, ऊपर से कमिश्नर की धार आ गई सारी। कई हज़ारों साल पहले ऐसा नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हुआ सर। तो इधर क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान भारी हुआ है, 11 लोग बह चुके हैं, बाकी ज़मीन का बहुत नुकसान हुआ है। तो हमारे पास कोई खेत नहीं है, कुछ नहीं है। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि हमारे को ज़मीन का कुछ कहीं दे दे ज़मीन। यहाँ पर जो नुकसान हुआ है, आपके कौन परिवार के सदस्य थे जो कि उस बाढ़ में बह गए हैं? हमारे जो एक बेटी थी, एक 3 देवत्रियाँ थी और दामाद घर गए थे, यहाँ पर अकेले किराए में रहती थी। अच्छा, आपकी बेटी और 3 आपकी दोतियाँ थी, मतलब 4 परिवार के लोग थे। और वो बच्चों की उम्र कितनी थी उनकी, जो दोतियाँ थी आपकी? बेटी की उम्र थी 32 साल, बेटी नन्ही की उम्र थी, एक की थी 10 साल, एक की 5.5 साल, एक की है 2 साल। और ये चारों बह गई उस दिन? चारों ही घर के साथ ही बह गई? घर भी चला गया और किराए का वो भी चला गया। और उस घर में कौन कौन लोग थे उन चार के सिवाय? और कौन? एक वो मास्टर था, वो नीचे का सुंदरनगर साइड का बताया, वो एक वो था, वो भी उसी घर में थे? उसी घर में वो भी चले वो गए? भी चला गया। हाँ जी। और कितने, और उस घर में कितने लोग रहते थे कुल? बाकी तो एक किराए पर रहते थे, बाकी नीचे दुकान थी और आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी थी। हाँ जी। अच्छा, और वो टीचर इसी स्कूल में थे? नहीं, वो पारी हल्ला जंक्शन में होता था, पता नहीं, ऐसा बता रहे थे। कि जो दामाद थे वो उस दिन कहाँ थे जब वो हादसा हुआ? वो घर गए थे, अपने घर गए थे, उनका घर मराड़ा में है, वो घर गए थे। अच्छा, तो अब आप इस गांव में आए हैं, तो इस गांव में और भी रिश्तेदारी होगी आपकी? हाँ जी, हाँ जी, रिश्तेदारी काफ़ी है। यहाँ के लोग भी, हमारे मामा जी थे और सारा वो भी परिवार चला गया, 5 लोग वहाँ भी चले गए। तो क्या मदद मिली कोई? जो आपकी बेटी और 3 दोतियाँ, मतलब 4 लोग जो एक परिवार के गए हैं, उनको कोई मदद सरकार की तरफ से दूसरे? और रात तो मिली होगी ना, वो पटवारी ने दी है और पता नहीं कैसे कैसे दिए है, वो तो दिमाग के पास दिए है ना, मिली होगी वो। हाँ जी। तो आपके अपने गांव में, आपका अपना गांव कौन सा, क्षेत्र कौन सा, और वहाँ भी क्या नुकसान हुआ इसी तरह से? हमारे गांव का यही गांव है, हमारा यही पंचायत है पखरैर हमारी। अच्छा, तो हमारे भी ऐसे घर में इतना मलबा आया हुआ है, सब कुछ है, भरे हुए हैं घर। कैसे इस आपदा से कैसे उभरेंगे अब आप आगे का कैसे? क्योंकि आपके पास तो लंबा अनुभव है आपके पास। ये तो भगवान ही जाने, अब क्या कर सकते हैं हम, क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो कोई पता नहीं अभी, इसका कोई ये नहीं। आज तक हुआ नहीं ऐसा, हमने देखा भी नहीं है, बुजुर्गों भी बोलते हैं ऐसा नहीं हुआ आज तक, तो अब क्या कर सकते हैं हम। अच्छा, आपका इतना लंबा अनुभव है जीवन का, इतनी बड़ी त्रासदी, इतना बड़ा नुकसान आखिर कैसे आया होगा? क्या वजह रही होगी? आपने भी इतना जीवन का अनुभव है ना? कितनी उम्र है आपकी? और आपने भी कई बरसातें देखी होंगी, कई बार नदी नाले उफान पे आते होंगे। आपको क्या लगता, जो आपका अनुभव है, कि इस प्रलय के पीछे वजह क्या है? चलो ये तो प्रलय ही हो गए खत्म, जो जैसे विनाश होने का समय है, अब क्या कर सकते हैं हम। देजी गांव में जितना नुकसान होना था वो हो गया, जो प्रलय आनी थी वो आ गई। लेकिन अब इस प्रलय के बाद ना केवल लोगों के घर, बगीचे, फसलें तबाह हो गई हैं, लेकिन अब लोग जब थुनाग तक जा रहे हैं, यहाँ से थुनाग काफ़ी दूर है, लोगों को अभी 2-3 घंटे पैदल चलकर अपना सफ़र तय करना पड़ रहा है और अपनी पीठ पर सामान उठाकर लाना पड़ रहा है। लेकिन रास्ते तक टूट चुके हैं, यानी कि रोड कनेक्टिविटी की आप कल्पना छोड़ दीजिए, यहाँ पर चलना भी मुश्किल है। हमारे पीछे भी कुछ लोग आ रहे हैं, यहाँ से चलना मुश्किल है। देखिए लोग किस प्रकार से जान को जोखिम में डालकर यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए, ये कुछ मेडिकल की टीम्स भी यहाँ पर जा रही हैं, कुछ लोकल रेजिडेंट हैं,
कितना मुश्किल बन चुका इनके लिए। और ये गांव देखिए, देजी गांव, जिस गांव में कभी ये लोग आते थे, एक दूसरे के घर में बैठते थे, यहाँ पर उनके सुख दुख का हिस्सा बनते थे। लेकिन अब ये लोग इन उम्मीदों के साथ यहाँ पर बैठे हैं कि क्या पता कल को हमारे यहाँ पर आशियाने बन पाए ना बन पाए, हमारे घरों का निर्माण हो पाए ना हो पाए। सबसे इनके आंखों में देखिए चिंता का सबब देखिए, किस प्रकार से ये सोच रहे हैं, कितनी बड़ी टेंशन इनके माथे पर, कितनी बड़ी चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं, कितनी चिंताएं इनके चेहरे पर देखी जा सकती हैं। और इनकी चिंता इस बात की है कि जिस जगह पर यहाँ पर देजी गांव हुआ करता था, यहाँ पर रिहायशी मकान हुआ करते थे, अब ये पता लगाना मुश्किल है। क्योंकि मुकेश कहते हैं यहाँ पर मेरा घर था, वीरभद्र कहते हैं यहाँ पर मेरा घर था, अमन ने हमें बताया यहाँ पर मेरा घर था। लेकिन अब ये डिमार्केशन कैसे होगी आप सोचिए। और डिमार्केशन तो बड़े दूर की बात है, क्या यहाँ पर कभी घर बन पाएंगे? ये खुली आंख सपना देखने के बराबर है। क्या कभी यहाँ पर अब खेत खलियान बन पाएंगे? क्या यहाँ पर मटर की या आलू की क्या फसल यहाँ पर पैदावार हो पाएगी? बेहद मुश्किल है, क्योंकि ये बरसात की शुरुआत है, 2 महीने बरसात और आएगी। और इतने बड़े बड़े बोल्डर को यहाँ से हटाना, यहाँ से शिफ्ट करना एक इम्पॉसिबल टास्क होगा, असंभव होगा। इसके चलते अब सरकार को इन लोगों को नई जगह बसाना पड़ेगा, इनको घर देने पड़ेंगे, इनको ज़मीन देनी पड़ेगी, क्योंकि चिंताएं तो इनकी बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि अगर इनका घर भी बन गया तो फिर कमाएंगे खाएंगे क्या? क्योंकि ऊपर तक देखिए, जहां कभी इनके यहाँ पर घर हुआ करते थे, बागीचे हुआ करते थे, खेत खलिहान हुआ करते थे, अब पूरी तरह से विशालकाय चट्टानों में तब्दील हो चुके हैं। कुछ घर जरूर बचे हैं। मैं चाहूँगा कि इन घरों को दिखाने का प्रयास किया जाए। ये देजी गाँव के ये घर हैं, इन घरों में बताइए लोग क्या रह पाएंगे या क्या यहाँ पर दोबारा घर बन पाएंगे? आगे तक देखिए, जहाँ तक अब आपकी नज़र जा रही है, यानी कि ये पूरा गांव तबाह हो चुका है, पूरा गांव नष्ट हो चुका है। और जो कुछ घर यहाँ पर बचे हैं वो यूं कहें कि हवा में लटके हुए हैं। उन घरों का दोबारा बन पाना भी बेहद मुश्किल है। ये ऊपर जरूर एक आध मकान सही दिख रहा है, लेकिन ये मकान भी पूरी तरह से भूस्खलन की जद में आ चुका है। ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये बेहद खूबसूरत सड़क मार्ग हुआ करता था, ये काफ़ी सुंदर सड़क मार्ग हुआ करता था, इस देजी गांव को जोड़ता था। लेकिन ये भी पूरी तरह से लैंडस्लाइड उस बाढ़ की चपेट में आ चुका है। और ये देजी गांव में यहाँ पर भी 2 मंजिला मकान हुआ करता था, और उस 2 मंजिले मकान में एक दर्जी का काम करने वाले व्यक्ति रहते थे। लेकिन उस दिन वे अपने घर गए थे, वह किराए के मकान में रहते थे, और उनकी गैर मौजूदगी में उनकी धर्मपत्नी और 3 छोटी छोटी बच्चियाँ, 2 साल, 5 साल और 8 साल, 3 छोटी छोटी उनकी बच्चियाँ थी, जो कि ये जो चट्टानें दिख रही हैं, इस चट्टान की जगह किराए के मकान में रहते थे। और जब प्रलयकारी बाढ़ आई तो तीनों बच्चियों के साथ माँ उस बाढ़ में बह गई, जिनका आज तक कोई अता पता नहीं है। चट्टानों में दब गए, बहकर चले गए, कोई किसी को पता नहीं है वो तमाम बहे हुए लोग कहाँ हैं। साथ में एक टीचर थे, वो टीचर भी इस किराए के मकान में रहते थे। हालांकि वो मकान नहीं है, वो मकान उस विनाशकारी बाढ़ में बह गया था। और उस तरफ से बाढ़ आई थी, वो देखिए इस तरफ से तेज बाढ़ आई थी। और अब देखिए लोग कैसे पैदल आ रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल संपर्क टूट चुका है, सड़कें टूट गई हैं, पगडंडियाँ टूट गई हैं, रास्ते टूट गए हैं। ऊपर देखिए जो बचा है, कुछ ज़रूर बागीचे बचे हैं, लेकिन उन बागीचों तक पहुंचना मुश्किल हो गया, कनेक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है।
और सड़कों में देखिए आप किस तरह के, ये देखिए इस घर को थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करेंगे। ये सड़क थी, ऊपर घर था, लेकिन इस घर को भी देखिए किस तरह से डेजी गांव के इस घर को डैमेज कर दिया बुरी तरह से। विशालकाय चट्टानों ने ख़त्म कर दिया, पूरी तरह से तबाह कर दिया। और ये देखिए जो घर कुछ बचे हैं वो सिर्फ ढांचा बाकी रह गया है, बाकी इन घरों में रहना मुश्किल है। सामने ये सुंदर घर दिख रहा है, लेकिन इन घरों के अंदर मलबा इतना ज़्यादा, इनकी नींव इतनी खोखली हो चुकी है, ये बाढ़ की जद में इतनी बुरी तरह से आ चुके हैं कि इन घरों में अब रहना तो कल्पना से परे है, लेकिन इन घरों को रिपेयर भी नहीं किया जा सकता, इन घरों की मुरम्मत भी नहीं की जा सकती। बेहद मुश्किल हो चुका है यहाँ पर रहना लोगों का। तो बताएंगे कि यहाँ पर क्या कुछ था और कितना बड़ा नुकसान हुआ, और यहाँ पर जो आप बता रहे हैं घर था, वो घर किस तरह से बाढ़ उस घर तक आई और कैसे लोग बह गए उसमें, पूरी कहानी बताइए। ठीक है। मैं 28 साल का हूँ लगभग। जब से मुझे याद है तब से मैंने यहाँ पे एक बिल्डिंग को देखा था जो कि मेरे अंकल की हुआ करती थी। यहाँ से जितना भी जो राशन जाता था वो मैक्सिमम 2 दुकानों से, एक नीचे दादाजी की दुकान और एक यहाँ पे बहुत बड़ी 2 मंजिला दुकान हुआ करती थी। वहाँ पे यहाँ पे ये जो स्कूल है हमारे पीछे, यहाँ स्कूल है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। वहाँ पे जो टीचर आते थे वो ज़्यादातर यहाँ पे जो है वो शरण लेते थे, रूम लेके रहते थे। और वैसे ही एक जो दर्जी हैं, जो जीजा जी हमारे रिश्ते में हुए, वो यहाँ पे रहने आया और यहीं से उनकी शादी भी हुई ऊपर वाले गांव से। तो वो दीदी जी और जीजा जी साथ में रहते और उनकी 3 बच्चियां भी यहाँ पे उनके साथ रहती थी। संडे के दिन जीजा जी वो घर गए थे, लेकिन जो दीदी और उनकी जो 3 बच्चियां हैं वो इसी घर यहीं पे थी। और एक टीचर जो है जो बाहर से यहाँ पे आए थे, उनको कुछ यहाँ पे काम था, तो वो अपने दोस्त के रूम में यहाँ पे रुके थे। जो यहाँ पे पढ़ाते थे वो तो घर गए थे, लेकिन वो उनके रूम में यहाँ पे रुके थे। लेकिन किसने सोचा था कि भाई इतनी बड़ी प्रलय आएगी, इतनी बड़ी बाढ़ आएगी, जो 10 साढ़े 10 बजे के, हालांकि उतने सोए भी नहीं थे उस तब तक, लेकिन इतनी बड़ी बाढ़ आएगी और उसको पूरी बिल्डिंग जो है वो यहाँ से धराशायी हो गई। और उनका नामो निशान आज तक 10-11 दिन आज हो गया, लेकिन 11 जो लोग उस बिल्डिंग में कितने लोग थे? उस बिल्डिंग में 5 लोग थे, एक दीदी थी, 3 उनकी बच्चियां थी और एक वो जो टीचर थे, वो 5 लोग थे। बाकी जो अंकल जी हैं जो जिनकी दुकान है, उनका घर यहाँ ऊपर आधा किलोमीटर ऊपर ही है। तो वो जैसे ही शाम को 6-7 बज जाते हैं, उसके बाद शॉप बंद करके वो घर चले जाते थे। जी सर। तो वो 5 के 5 लोग बह गए? जी सर, वो 5 के 5 लोग, उनका अभी तक कोई भी नामो निशान नहीं है सर। अच्छा, आपसे बात करना चाहेंगे। आपने कहा कि ये घर आपका था और आपका पूरा परिवार यहाँ पर था। आपको कैसे इस चीज़ की भनक हुई कि प्रलयकारी जो बारिश है, जो बाढ़ है, उसमें घर जा सकते हैं, लोग बह सकते हैं? आपको कैसे अंदेशा हुआ इस चीज़ का? मैंने देखा कि बारिश आई है, थोड़ा ज़्यादा आ रहा है पानी, तो मैंने अपने परिवार को मैंने बोला ऊपरी घर साइड चलो, ज़्यादा आ सकता है। आपका ये पीछे घर है और आपने बताया कि उस रात को आपने सभी अपने परिवार के लोगों को इवैक्यूएट करके यहाँ से बाहर निकाला था और ऊपर लेके गए थे। क्या कुछ उस रात हुआ था, आपको क्या क्या याद है? उस रात को जैसे बारिश लगी तो यहाँ मदर फादर सारे थे। मैंने बोला बाइक को, मम्मी ने बोला बाइक इधर है, वो मतलब बह जाएगी। मैंने बोला बाइक को रहने दो, मतलब फैमिली को ऊपर लाओ, बाइक का देख लेंगे बाद में। फिर हमने ऊपर फैमिली ले गई। उस रात को कौन कौन आपके परिवार के लोग यहाँ थे? मम्मी पापा, पूरे फैमिली इधर ही था। और कौन कौन थे? भांजी थी साथ में सोई। अच्छा। मेरा बेटा था 4 साल का। फिर उनको ऊपर ले गए। तो आपको इस चीज़ का आभास हुआ कि ज़्यादा बारिश हो सकती है, घर डैमेज हो सकते हैं, या आपने वैसे ही बोला कि एक साथ होते हैं, आप ऊपर आ जाओ, साथ में रुकते हैं, या क्या आपके मन में तब क्या ख्याल आया कि परिवार के लोगों को निकाल लो? मैंने सोचा नाला शायद बढ़ सकता है, तो फिर मैंने ऊपर उठा लिया। तो पहले भी कभी इतना नाला बढ़ा, कभी देजी गांव में इतना तो नहीं था इतना आज तक। कई बुजुर्ग गुजर चुके पर ऐसा नहीं है, आज तक नहीं हुआ। एक ऐसे राशन अपने कंधे पर उठाकर महिलाएं ले जा रही है। पथरीले रास्ते हैं, बीच में खड्ड बह रही है। उफनते खड्ड को पार करके महिलाएं शाम के लिए रोटी घर में बनानी है, उसके लिए राशन ले जा रही है। देजी गांव में जो हालात है वो शब्दों में बयां नहीं हो सकते हैं। कई किलोमीटर दूर पैदल ही जो है लोग पहुंच रहे हैं। पंच दस्तक की टीम भी इन लोगों का जो दर्द है वो सरकार तक पहुंचे, सरकार इनका दर्द समझे और जो मदद हो सकती सरकार वो मदद करें, उसकी ये गुहार लगा रहे हैं। और ये देजी गांव में हरि सिंह का मकान है, जिस पर ये देखिए, ये बालन देखिए, इससे अंदाज़ा लगाइए कितनी प्रलयकारी वो बारिश होगी, कितनी भयानक वो बाढ़ होगी।
जो घरों में इतने बड़े बड़े पेड़ देखिए अंदर घुस गए हैं, और यहाँ पर इस तरफ भी देखिए ये मकान की जगह, आंगन की जगह, बागीचे की जगह ये क्या रूप धारण कर लिया। और लोग देखिए सामने किस तरह से लोग पैदल आ रहे हैं, चलने को बिल्कुल रास्ता नहीं बचा है। इन चट्टानों से, इन पथरीले रास्तों से लोगों को जान को जोखिम में डालकर आना पड़ रहा है। और ये एक बड़ी वजह है कि यहाँ की टफ लाइफ, यहाँ के मेहनत कश लोग किस तरह से यहाँ की नेचर के साथ चलते हैं देखिए। हालांकि ये रास्ते अब चलने योग्य नहीं हैं, हालांकि ये पगडंडियाँ भी नहीं बची हैं, सड़कों का तो नामो निशान मिट गया, लेकिन अब यहाँ पर चलने के लिए भी रास्ते नहीं हैं। इन चट्टानों को फांद कर, इन विशालकाय पत्थरों को फांद कर लोगों को आना पड़ रहा है, यहाँ पर छलांगे लगा कर आना पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी इन जो ये कभी यहाँ शानदार बगीचा हुआ करता था, ये देखिए यहाँ पर ये जो हरी सिंह जी का मकान दे रहे हैं, यहाँ पर पेड़ देखिए सेब के, यहाँ पर ये देखिए किस तरह से ये सेब के तमाम आप देख रहे हैं प्लांट्स, ये सेब के पौधे, और ये बड़े बड़े बालन देखिए, ये कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। यहाँ पर देखिए लोगों के घरों में किस तरह से ये बड़े बड़े पेड़ आ चुके हैं, कितनी बुरी तरह से डैमेज किया होगा। यही वजह है कि इस देजी गांव में करीब 1 दर्जन मकानों का नामो निशान मिट चुका है। और जो लोगों के खेत हुआ करते थे, मटर की बिजाई करते थे, आलू की बिजाई करते थे, कैश क्रॉप से अपने परिवार का गुजारा करते थे, अपनी आर्थिकी को मजबूत करते थे, या यहाँ पर फ्लोरिकल्चर के लिए लोग काफ़ी मेहनत कश माने जाते हैं कि फ्लोरिकल्चर के दम पर ये लोग अपनी जीवन यापन करते थे। यहाँ फूलों की खेती समूचे उत्तरी भारत में सबसे फेमस है। इस देजी गांव में पखरेर पंचायत में फूलों की खेती हुआ करती थी, यहाँ पर सेब की प्रोडक्शन हुआ करती थी, सेब का काफ़ी उत्पादन होता था, लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। बचा है तो उस 30 जून की मनहूस रात के ये निशानियां, जो विशालकाय चट्टानें और उफनती हुई खड्डों का पानी, बाकी सब कुछ खत्म हो चुका है। 11वां दिन है, ना बिजली है ना पानी है, कनेक्टिविटी तो दूर की बात, चलने को रास्ता तक नहीं बचा। यहाँ पर सिर्फ इन ऊंची ऊंची चट्टानों को फांद कर लोगों को आना पड़ रहा है, जो कि इनकी जान को जोखिम में डालकर अब अपने गंतव्य तक या पेट की भूख को मिटाने के लिए, पेट की आग को मिटाने के लिए इन्हें थुनाक तक जाना पड़ रहा है। यही इस बरसात के छूटे हुए मंजर हैं, छूटी हुई कहानी है, जिसे आप हमारी इन लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन इस संकट की घड़ी में हर व्यक्ति का ये दायित्व बनता है कि सिराज वैली की मदद के लिए आगे आएं, आर्थिक मदद करें, और ताकि अपने जीवन का आगे की, अपने भविष्य के लिए अपने सपने संजो सकें, और एक बार फिर ये समूची सिराज घाटी अपने पैरों पर खड़ी हो सके।